क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं पेपर में। ये जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है एसिड रेन। अब रेन और एसिड रेन, जिस रेन की पीएच 4.2 और 4.4 के दरमियान हो उस चीज़ को हम कहते हैं एसिड रेन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है सिटी की वजह से। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स याद रखिएगा बच्चों, नेचुरल गैस, ऑयल, ये नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो फॉसिल। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल, चिकन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल्स है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं और इनका इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट है और इनका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर इफेक्ट है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हमारे इन्वायरमेंटल के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं हम उनकी स्टडी करते हैं, पोल्यूटेंट्स की स्टडी करते हैं और फिर इनका इफेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स याद रखिएगा बच्चों, नेचुरल गैस, ऑयल, ये नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से काफ़ी सारी गैसेज रिलीज करते हैं। फर्टिलाइज़र, खादों में, इंसेक्टिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स में जो स्प्रे करते हैं, अब ज़ाहिर है जहाँ पे स्प्रे हो वहाँ एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, तो उसकी स्मेल आ रही होती है, तो वो इंसानों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। तो यहाँ 2-3 बातें इसकी लिखी हुई इस पैराग्राफ में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले एटमॉस्फेयर है क्या? हमारी अर्थ के ऊपर जो ऊपर इतना हवा का ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ एयर इसको बोलते हैं, इस चीज़ को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेज हैं और हम इस हवा के अंदर सांस लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, प्लांट्स को भी CO2 चाहिए फूड बनाने के लिए। इस हवा के अंदर अब ऑक्सीजन भी है काफ़ी मिकदार में, नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं इसके। अब उनके कंपोनेंट्स की जो वेरिएशन है, अब वो वेरिएशन होती रहती हैं सीज़न टू सीज़न, वेदर चेंज होता है, दिन रात, इसका फ़र्क है थोड़ा बहुत। तो मेजर कंस्टिट्यूएंट है और माइनर है। अब मेजर कौन से हैं? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21.0%, आर्गोन है 0.93%, और माइनर में देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, नोबल गैस है 1.0% और वाटर वेपर है डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमिडिटी। मतलब क्या है कि अगर बारिश ज़्यादा हो तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकती है, वाटर वेपर ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में से, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, हाउ एनवायरमेंटल साइंसेज हेल्प अस। तो हम ये हमें कैसे हेल्प करते हैं? ये जो हमारे कम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, ये जो रिलेशंस हैं इकोसिस्टम के अंदर, इनका हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट ये इन्वायरमेंटल साइंस हमें बताती है। इन्वायरमेंटल साइंस हेल्प टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट अकर इन इकोसिस्टम एंड द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट है एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, गैस में हो सकते हैं, जो कि एयर में मौजूद है और इसका ख़तरनाक तरीन अफेक्ट हो रहा है हमारी इंसानी हेल्थ के ऊपर, लाइफ के ऊपर। तो इस चीज़ को हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन ये कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट का, जो कि हम ppm में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज़ 1 ppm, तो या व्हाट इज़ ppm। तो ppm इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, और 1 ppm मीन 1 पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट, एक पार्ट पोल्यूटेंट का मिलियन में से एक पार्ट पोल्यूटेंट का, उस चीज़ को हम कहते हैं 1 ppm। अब पोल्यूटेंट का वो सॉलिड भी फॉर्म में भी हो सकता है, पोल्यूटेंट लिक्विड में भी, गैस में भी हो सकता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हर इंडिविजुअल को चाहिए कि नालियों में, ड्रेन्स में, रिवर्स में, सीज़ में, जहाँ पे चीज़ें ना फेंके और इन्वायरमेंट को ऐसी चीज़ें ना फेंके जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान दें। एयर पोल्यूटेंट्स में से देखें तो 7 किस्म के हैं। 90% ये एयर पोल्यूशन में ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO2, इसको NOx भी बोलते हैं। अब इसमें NO2 भी हो सकते हैं, NO भी हो सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SO2, SO3, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, पार्टिकुलेट डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोलन पार्टिकल्स, मेटालिक कंपाउंड्स के ज़रात भी हो सकते हैं, और ओजोन O3। ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स कौन से सोर्सेज हैं? अब इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से, अब देखें तो कंबशन होती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हमारी हवा के अंदर NO2 जाते हैं, CO2, CH4, ठीक है, इसके एशेज़, इसके पार्टिकल जाते हैं हवा के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन बर्निंग की वजह से इतनी सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो जाते हैं, स्मोक, ऐश, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसकी बर्निंग की वजह से इतनी सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं। फिर वॉल्केनिक करप्शन, आतिशफ़शाई की वजह से भी CO2, SO2 निकलती हैं।
फिर मीथेन गैस भी निकलती है जहाँ पे वेजिटेशन पड़ी होती है, जहाँ ये जो हम ये दरख्त कटे हुए पड़े होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर जितना भी पड़ा होता है उसमें से भी मीथेन गैस निकल रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी मेन फैक्टर्स हैं। आबादी बढ़ रही है, लोग देहातों से शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं, तो वहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं क्योंकि आबादी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, तो इस वजह से इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, अच्छा ओजोन ये भी सबसे एक अदर पोल्यूटेंट अब बन गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ पोल्यूटेंट ओजोन फॉर्म, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हेन हीट एंड सनलाइट काज केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हीट और सनलाइट की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से ओजोन प्रोड्यूस हो रही होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि हाउ ओजोन पोल्यूटेंट प्रोड्यूस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज स्मोक, तो स्मोक व्हाट इज स्मोक, तो स्मोक प्लस फोग इसको हम कहते हैं स्मोक। विंटर आने वाला होता है, सर्दी आने वाली होती है, तो ये शुरू हो जाती है। जो स्मोक है ये भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल एमिशन, क्रॉप बर्निंग, ये धुओं की वजह से ज़्यादा फॉर्म होती है। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पोल्यूटेंट है, इसका क्या इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कर रही है, आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, कभी कभी ज़्यादा बारिश आ रही थी तो कभी कम हो रही थी, अचानक आग लग जाती है जंगलात में, कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं में पॉइजनस गैस है, इससे डेथ हो सकती है, सफोकेशन हो सकती है, सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, घुटन हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक टॉक्सिक गैस है, रेड ब्लड सेल्स को बिल्कुल तबाह कर देती है क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते तो ये वहाँ जाके बाइंड हो जाती है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और NOx जिसको हम बोलते हैं NO2, तो ये लंग्स को इरिटेट करती है, आइस को डैमेज करती है, वेजिटेशंस को, इसके भी खतरा आते हैं। ये एसिड रेन काज करती है अगर ये रेन के साथ, रेन के पानी के साथ मिल जाए। फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी सेम, इसका भी एक जैसा ही फ़र्क है, ब्रीथिंग में मुश्किल पैदा करती है। हाइड्रोकार्बन्स का देखें तो ये निमोनिया, कफिंग, ये इसमें रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद पार्टिकल्स मैटर के अंदर पार्टिकुलेट मैटर है, इरिटेट करता है, ये भी आइस को, ये भी ब्रीथिंग में। अब देखिए ब्रीथिंग और आइस का आ रहा है तीनों का सेम, ठीक है, तो इस वजह से अस्थमा हो सकता है। विजिबिलिटी देखने में हम कम नजर आ सकते हैं, विजिबिलिटी इज रिड्यूस बिकॉज इट्स पार्टिकल हेज इन एयर, तो ये पार्टिकुलेट मैटर में भी ये भी आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने एक बार देख लेना है। ओजोन है, ब्रीथिंग ओजोन, ये इसके ऊपर भी अगेन वही है, चेस्ट पेन, कफिंग, थ्रोट इरिटेशन, कंजेस्शन, स्मोक की वजह से एलर्जीज हो सकती हैं, अस्थमा हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी पीछे पड़ चुके हैं। 78% जो मैरीन मैमल्स हैं वो रिस्क ऑफ चॉकिंग विद प्लास्टिक। अच्छा, कुछ अब हम प्लास्टिक बैग्स फेंक देते हैं तो मैरीन एनिमल्स अब उसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहे होते क्योंकि हम दरियाओं में, नदी नहरों में फेंक देते हैं प्लास्टिक बैग्स। फिर ह्यूमन कैन यूज़ 1% ऑफ ऑल अवेलेबल वाटर्स। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 3.04 ट्रिलियन ट्रीज़ वर्ल्ड हैज़ 3.04, यहाँ से MCQ बन सकता है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब ये देखिए 27,000 आउट होता है हमारा कट डाउन डेली टू मेक टॉयलेट पेपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एसिड रेन। अब रेन और एसिड रेन, जिस रेन की pH 4.2 और 4.4 के दरमियान हो उस चीज़ को हम कहते हैं एसिड रेन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये फिनोमेना, ये प्रोसेस किसने नोटिस किया था? 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने ये किया था। उसके बाद और कहाँ किया था? इसको मैनचेस्टर यानी इंग्लैंड, वहाँ पे इसने किया था। अच्छा, अब इसको हम फादर ऑफ एसिड रेन भी बोलते हैं, रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। इसने सोर्सेज बताए थे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से गैसेज रिलीज होती हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से SO2 SO3 प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे एक और बात लिखी हुई कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस मोस्टली बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हवा के अंदर नाइट्रोजन है, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। फिर यहाँ पे डोमेस्टिक कंबशन प्रोसेस जो हो रहे होते हैं, घरों में हम आग जला देते हैं तो उस वजह से भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। मतलब बर्निंग का प्रोसेस जहाँ पे हो रहा था तो वहाँ पे ये गैसेस निकल रही होती हैं। फिर लाइटनिंग के प्रोसेस में भी नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन वहाँ पे भी रिएक्शन होता है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ये गैसेस जब भी पानी के साथ मिलती हैं, अब इतनी सारी गैसेस हवा के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जैसे जैसे वाटर के साथ मिलती हैं तो इनके एसिड्स बनाती हैं। देखो सल्फ़र थी, बर्निंग से प्रोड्यूस हुई, तो ये O2 के साथ मिली SO2, अगेन ये ऑक्सीजन के साथ मिली SO3, जब ये पानी के साथ मिली H2SO4, फिर नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन के साथ मिली NO, फिर अगेन ऑक्सीजन के साथ यही मिली कंबाइन, अगेन रिएक्शन NO2, फिर ये NO2 वापस वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ तो ये नाइट्रिक एसिड बना। ये एसिड्स कहाँ हुए? तो मतलब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं।
पहले ये प्रोड्यूस हुई थी बर्निंग से, फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं और फिर ये मज़ीद बढ़ती जाती हैं, फिर ये वाटर के साथ मिलती हैं तो ये जो एसिड्स हैं वो बनाती हैं। यहाँ देखा एसिड लुक, फील, टेस्ट, क्लीन रेन की तरह होता है, लेकिन बड़ा ये ख़तरनाक होता है और ये डैमेज करता है हमारी इन्वायरमेंट को। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे 100 मिलियन टन्स ऑफ गार्बेज क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज जायंट फ्लोटिंग पैच ऑफ गार्बेज स्प्रेड ओवर इन पैसिफिक ओशन, इट कंटेन अबाउट 100 मिलियन टन्स ऑफ गार्बेज। ये क्वेश्चन यहाँ से MCQs बन सकता है। कितने टन ऑफ गार्बेज देखा गया है, तो 100 मिलियन में। अब इफेक्ट्स है, अब एसिड रेन के इफेक्ट, एसिड रेन जहाँ जहाँ गिरेगी अब ज़ाहिर इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो बिल्डिंग पे पड़ी है, मोनूमेंट्स पे, स्टैचूज़ पे, जहाँ पे भी, चाहे वो वाटर के अंदर गिरी है, चाहे वो प्लांट्स पे, चाहे ज़मीन पे, तो इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले ज़मीन पे बात करते हैं, सॉइल पे। सॉइल एसिडिक हो जाती है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो अच्छे वाले होते हैं वो निकल जाते हैं, वो बंजर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, इट कैन डिजोल्व टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज एल्यूमिनियम, मरकरी। अब ये इनको भी ये निकाल देती हैं। प्लांट्स को डैमेज करते हैं, अब ज़ाहिर है जहाँ जहाँ पे सब्जियाँ होंगी वहाँ पे ये डैमेज करेगी, जहाँ पे सब्जियाँ होंगी, जहाँ पे प्लांट्स होंगे तो यहाँ पे जहाँ पे होगी उनको डैमेज करेगी। रूट्स को, ट्री रूट्स को होल्ड द सॉइल टुगेदर टू ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स एरिया। इफ़ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड देन, अब जहाँ पे अब चाहे ट्री है चाहे वेजिटेशन है, ये उनको ख़राब करेगी, रूट्स तक ख़राब कर देगी। एक्वेटिक लाइफ में, एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है वहाँ पर अगर रेन गिरेगी, ये वाली एसिडिक रेन, तो ये वहाँ पर तबाह करेगी सारी, ये एसिडिक हो जाएंगी, एनिमल्स नहीं रह सकेंगे, तो यहाँ पे फिशेस भी नहीं रह सकेंगी। अब जहाँ जहाँ पे एसिडिफिकेशन होगी सरफेस वाटर की, अब ज़ाहिर है हमें तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये गिरेगा वहाँ पे इफेक्ट होगा, और ज़ाहिर है फिर इंसानों के हेल्थ भी ख़राब होगी जिस ज़मीन पे गिरेगा। अब एग्रीकल्चर भी डिस्टर्ब होगी, ज़राअत के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इफेक्ट होता भी है तो पहले चाहिए फार्मर्स को, किसानों को, कि मॉनिटर करें अगर एसिड रेन होनी है, और अगर होती भी है तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड्स की क्रश लाइम वहाँ पे डालें ताकि एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो। अब ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर जो है, जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, स्टैचूज़ हैं, तो स्टोन वर्क किया हुआ है तो वो भी ख़राब होती हैं, तो ये हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को भी ख़राब कर देता है। ताजमहल तक ये इसने ख़राब कर दी है, तो एसिड रेन की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग वाला तो आपका नहीं है, स्ट्रेटजीज़ वाला भी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है AQI। ये क्वेश्चन आ सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI अगर लेस दैन 50 है तो नॉर्मल है, ग्रेटर दैन 50 है तो हार्मफुल है, और 300 प्लस है तो शदीद किस्म के नुकसानदेह है, हैजर्डस। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की यहाँ पे डेफिनेशन है, इज़ अ रेटिंग सिस्टम दैट शो हाउ बैड इज़ द एटमॉस्फेयर अराउंड यू। AQI इसको बोलते हैं, और अगर ये 50 से नीचे है तो अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है हवा की, और अगर इससे ऊपर है तो अच्छी तो नहीं है, बुरी भी नहीं है इतनी, लेकिन अगर 300 प्लस हो रही है तो ये नुकसान तरीन है। ये तो ये बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है, बड़ों के लिए भी नुकसानदेह है, इनके बूढ़े लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। लंग्स डिजीज़ बनती है, डायबिटिक पीपल्स तो असल में हाई रिस्क के ऊपर हैं। फिर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं पेपर में। ये जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, तो सबसे पहले तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को बाहर यानी कम जाना चाहिए बाहर। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि मास्क पहनना चाहिए, वेयर करना चाहिए, और कौन सा मास्क, N95 मास्क, वो अच्छे होते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्ट्रेशन वाले होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, विंडोज़ और डोर्स को क्लोज़ करना चाहिए, और स्विचिंग ऑन एयर कंडीशनर या एयर क्लीनर करने चाहिए ताकि आपका रूम जो है वो क्लियर रहे। फिर उसके बाद अगर सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, और फिर क्योंकि सांस लेना मुश्किल होती है तो आपको जाना चाहिए फिर डॉक्टर के पास। और फिर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर यूज़ करने चाहिए, अगर इंक्रीज़ भी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल तो वो डिटेक्ट कर सकें। ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर भी रिस्क। अब पोल्यूटेड एयर हमारे हार्ट को, ब्रेन को, सांस लेंगे, अब सांस लेते हर एक सेल तक एयर जाती है तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। तो फिर हॉस्पिटलाइज होना चाहिएगा, और डेथ भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें, इनसे बचने के लिए हमें ये चीज़ें करनी होंगी लाजमी। तो देखो, एक एयर क्वालिटी से हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। ईचिंग हो रही है, आइज़ की कफिंग हो रही है, ब्रेन, हार्ट, ठीक है, इवन की डेथ तक हो सकती है। ये था आपका पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट सीरीज़ का। नेक्स्ट बताइएगा नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा।
नेक्स्ट बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।